लास्ट टाइम हम क्वेश्चन कर रहे थे पैरा नाइट्रोफिनोल इज़ मोर एसिडिक देन फिनोल कि पैरा नाइट्रोफिनोल जो है वो ज़्यादा एसिडिक क्यों है एज़ कंपेयर टू फिनोल। हाँ जी बोलो बेटा। मैम इमेज क्लियर नहीं आ रही है। नाउ अब ठीक है। आपने नोट्स में नोट डाउन किया था जब मैंने आपको सेंड किए हुए नोट्स, तो आप अपनी कॉपी में भी देख सकते हो। ठीक है बेटा। पैरा नाइट्रोफिनोल इज़ मोर एसिडिक देन फिनोल कि पैरा नाइट्रोफिनोल जो है वो ज़्यादा एसिडिक क्यों है एज़ कम्पेयर टू फिनोल। तो मैंने लास्ट टाइम आपको क्या बताया था कि पैरा नाइट्रोफिनोल जो है वो कैसा स्ट्रक्चर होती है, उसकी ऐसी होती है कि फिनोल कहाँ तक होगा, अगर हम यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप को हटा दें तो ये क्या बन जाता है, सिर्फ फिनोल। अगर हम यहाँ पे नाइट्रो पोजीशन पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, पैरा नाइट्रोफिनोल। और इसमें हमने किसकी एडिशन की है, वाटर की। ठीक है, वाटर की एडिशन करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो है प्रोटॉन रिलीज़ हो रहा है यहाँ पे इसकी फॉर्म में। ये यहाँ पे प्रोटॉन रिलीज़ होके यहाँ पे सिर्फ आपकी ऑक्सीजन बचती है टॉप लेवल पे। तो हम इसको क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो है इसलिए पैरा नाइट्रो, और कलेक्टिवली बेंजीन के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इतने पोर्शन को फिनॉक्साइड आयन, मीन्स पैरा नाइट्रो फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोटॉन रिलीज़ हो गया किसके साथ, कब हुआ, जब हमने उसकी हाइड्रेशन की है। तो ऐसा करने से हमने क्या देखा है कि दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर वाले ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से इसका जो है एसिडिक करैक्टर ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फिनोल। अगर हम अकेला फिनोल लेने दें, क्योंकि अकेला फिनोल जो होगा वो अगर उस पर नाइट्रो ग्रुप नहीं होगा तो वो सिर्फ फिनॉक्साइड आयन कहलाएगा, उस पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। अगर हम पैरानाइट्रोफिनोल की बात करते हैं तो इस साइड भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इस साइड भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि इसके एसिडिक करैक्टर को ज़्यादा इंक्रीज करता है। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या किया है, इसकी पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की हुई हैं। कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर है इसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है मींस इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास ज़्यादा है, ये यहाँ पे शिफ्ट होके डबल बॉन्ड बनाएगा। उससे क्या होगा कि ये वाले डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, नहीं तो क्या होगा, आपकी बेंजीन रिंग का एरोमेटिक करैक्टर स्पॉइल हो जाएगा। तो इसे क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को इस कार्बन पे शिफ्ट होना पड़ेगा। जब ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो इस कार्बन पे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा हो जाता है, और ये वाला आपका जो था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो था वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे इसकी टेंडेंसी क्या होती कि मैं यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर दूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, फिर इसे बाहर मूव करना पड़ेगा। जब ये बाहर मूव होता है तो यहाँ पे जो आपकी डीलोकलाइजेशन होती है वो किस पोजीशन पे आ जाती है, यहाँ पे, क्योंकि वो अब नाइट्रो पे मूव ऑन कर जाती है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि पहले इस कार्बन पे थी फिर इस कार्बन पे आती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा, और फिर इस कार्बन पे आती है। लेकिन अब यहाँ पे नाइट्रोजन की प्रेजेंस से NO2 ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, नाइट्रो की वजह से अब वो कहाँ पे शिफ्ट कर रही है, यहाँ पे शिफ्ट कर रही है, फिर इस पोजीशन पे आती है, फिर फाइनली यहाँ पे आती है, और फाइनली आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप खुद एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर ग्रुप है, जो कि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा था इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वो यहाँ से होते होते कहाँ पे भी मूव ऑन होता है, नाइट्रो ग्रुप पे भी मूव ऑन होता है। और हम ये जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये मूव कर रहा है यहाँ पे, हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हम इसे और क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ही इसी के नाम हैं। तो इसकी वजह से इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से देखो कितना एसिडिक करैक्टर बढ़ जाता है,
इसी वजह से हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि पैरानाइट्रोफिनोल इज़ मोर एसिडिक एज़ कम्पेयर टू फिनोल, क्योंकि फिनोल पे अगर ये सब्स्टिट्यूशन होती तो वो सिर्फ बेंजीन रिंग के अराउंड होती, लेकिन यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप के अराउंड भी सब्स्टिट्यूशन हो रही है, जिसकी वजह से इसका एसिडिक करैक्टर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फिनोल, क्योंकि फिनोल में इतना पोर्शन तो होता ही नहीं ना। यहाँ पे फिनोल तो सिर्फ यहाँ पे OH होती, और OH का भी यहाँ पे H निकल गया था, सिर्फ ये ऑक्सीजन रहता, यानी कि सिर्फ इतना पोर्शन होता। ठीक है, ये यहाँ पे ये नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे ये होना ही नहीं था। क्लियर है बी फॉर्म? बी फॉर्म से क्लियर? क्लियर बेटा सभी को? यस मैम। तो सेकंड हम करते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट, कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या असर पड़ता है। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन कौन से होते हैं? एल्काइल ग्रुप्स होते हैं जो कि प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन से होते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉन खुद लेने की कोशिश करते हैं। अब ये रिलीजिंग वाले हैं, रिलीजिंग में कौन कौन से आते हैं आपके, जैसे कि मिथाइल आ जाएगा, मिथॉक्सी आ जाएगा। मिथॉक्सी में ऑक्सीजन जो है वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही नेचर, लेकिन इसके साथ मिथाइल जो है ना CH3, इसके पास देखो 3 प्रोटॉन है, तो इसे हम किस कैटेगरी में लेते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाली कैटेगरी में लेते हैं। और फिर यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है आपका, इसके पास भी 3 प्रोटॉन पड़े हुए हैं, मतलब ये भी किस कैटेगरी में आता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स का, किसके ऊपर? ऑन दी एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब देखो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो जैसे कि मिथाइल, मिथॉक्सी, अमाइन ऑन दी एरोमेटिक रिंग इज़ एसिड वीकनिंग, क्योंकि इनके पास प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं और ये क्या करते हैं? एसिड को वीक बना देते हैं। किसके ऊपर? एरोमेटिक रिंग के ऊपर। क्यों? इट इनहिबिट चार्ज डीलोकलाइजेशन, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे अभी लास्ट मैंने बताया ना, ये जो डीलोकलाइजेशन हो रही है, पहले चार्ज यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ पे देखो चार्ज इस पोजीशन पे आया, फिर इस पोजीशन पे आया, फिर इस पोजीशन पे आया, तो ये जो डीलोकलाइजेशन हो रही है ये नहीं होने देते। क्यों नहीं होने देते? क्योंकि देखो चार्ज यहाँ पे आया, यहाँ से मूव ऑन होकर वो इस कार्बन पे आ रहा था, अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता तो वो इसे क्या करता? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता। ठीक है, और आगे सब्स्टिट्यूशन होनी ही नहीं थी। इसी वजह से इन्होंने लिखा है इट इनहिबिट चार्ज डीलोकलाइजेशन, ये चार्ज डीलोकलाइजेशन नहीं होने देते। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से। दिस डिस्टेबलाइजेस द फिनॉक्साइड आयन, जिसकी वजह से वो जो आपकी फिनॉक्साइड रिंग बन रही थी, बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ था, वो डिस्टेबल हो जाता है, मीन्स वो स्टेबल नहीं रहता, एंड रिजल्ट्स इन ए वीक एसिड, और वो जो एसिड होता है वो उसकी नेचर कैसी हो जाती है? वीक हो जाता है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, पैराक्रिसोल इज़ लेस एसिडिक देन फिनोल, तो उसका जो रीज़न है वो यही रीज़न है। ठीक है, कि जो पैराक्रिसोल है वो कम एसिडिक क्यों है एज़ कम्पेयर टू फिनोल। फिनोल की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये फिनोल है, और पैराक्रिसोल ये जो लिखा हुआ है पैराक्रिसोल, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ऐसी। अगर हम यहाँ पे एसिडिक करैक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो फिनोल तो ये इतनी हो गई बेंजीन रिंग के ऊपर OH, और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे। अब देखो यहाँ पे अगर ये प्रोटॉन यहाँ से चला जाता है, ठीक है, तो ये फिर से बेंजीन के साथ ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ क्या बन जाएगी? फिनॉक्साइड बन जाएगी, और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो है तो ये क्या कहलाएगा? पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड। और अभी आपने पढ़ा है कि जो पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा एसिडिक इन नेचर है। अब यहाँ पे तो नाइट्रो था, हमें पता है कि ये ज़्यादा एसिडिक इन नेचर है। फिर अगर यहाँ पे क्लोरीन है, नाइट्रो की जगह क्लोरीन आ जाए तो उसका भी नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर होने की वजह से इसका भी एसिडिक करैक्टर होगा। फिर यहाँ पे फिनोल है, फिनोल में भी क्या होता है? अगर ये प्रोटॉन यहाँ से रिलीज़ कर देता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये फिर से फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, तो इसका भी एसिडिक करैक्टर होता है। अब यहाँ पे देखो फिनोल पे हमने मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया है। अब मिथाइल की नेचर कैसी है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर, यानी कि डोनेटिंग इन नेचर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ी
तो कौन रिलीज़ करेगा? ये मिथाइल। तो इसकी एसिडिटी कम हो गई, क्यों? किसकी प्रेजेंस से? इस मिथाइल की प्रेजेंस से। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन और ऐड है विद मिथाइल ग्रुप, मतलब इसका एसिडिक करैक्टर और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और उसके साथ फिर से मिथाइल ग्रुप है। तो सबसे ज़्यादा हमने किसकी देखी है एसिडिक करैक्टर? नाइट्रो का, फिर क्लोरीन का, फिर फिनोल का, फिर यहाँ पे पैरामिथाइल फिनोल का, फिर यहाँ पे क्या है पैरामिथॉक्सीफिनोल, जिसे हम कलेक्टिवली क्या कह देते हैं? पैराक्रिसोल, कॉमन नेम के अकॉर्डिंग। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एसिडिक करैक्टर ऑफ डिफरेंट एरोमेटिक रिंग्स, कि अलग अलग एरोमेटिक रिंग्स हैं और उनका एसिडिक करैक्टर एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, इसका, फिर सबसे कम इसका। क्लियर है? बी फॉर्म सेकेंड ईयर समझ आया सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके। तो नेक्स्ट हम करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रेसोर्सिनोल। ठीक है, रेसोर्सिनोल पे आ जाते हैं हम। रेसोर्सिनोल में यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम दी मेटाबेंजीन सल्फोनिक एसिड। मेटाबेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो हम इसे क्या करते हैं, मेटाबेंजीन सल्फोनिक एसिड को डबल फॉर्म में ले लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 सल्फोनिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट हैं और मेटा हम किसे कह रहे हैं? इसे। ये मेटा पोजीशन पे है, सभी को पता है ना। ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये भी ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है और ये भी मेटा होती है, और ये भी पैरा और ये भी पैरा, सभी को पता है ना। ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, फिर उसके बाद ये मेटा, ये भी मेटा, और ये भी पैरा और ये भी पैरा। बेंजीन रिंग की पोजीशंस होती हैं ऐसे। नहीं तो हम इसके अलावा और क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 ऐसे देते हैं नंबरिंग। तो मेटा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है आपका? सल्फोनिक। तो हमने यहाँ लिखा है मेटा बेंजीन, क्योंकि 2 है यहाँ पे, तो सल्फोनिक डाइसल्फोनिक एसिड। तो हमने यहाँ पे डबल फॉर्म में ले लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने यहाँ पे डबल क्वांटिटी में, उसे फ्यूज़ करवाया क्योंकि दोनों पोजीशंस पे आनी है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि 2 है ना ये। फिर हमने इसकी हाइड्रेशन करवाई, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका? जो सोडियम है वो हाइड्रोक्सी के साथ निकल गया, क्योंकि जब वाटर डिसोसिएट होता है तो किस में डिसोसिएट होता है? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो जो OH था वो सोडियम के साथ निकल गया, किस फॉर्म में निकलेगा? NaOH। तो कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे, एक इधर से एक इधर से, और बाकी जो वाटर का एक प्रोटॉन है वो इनके साथ निकल आएगा। यहाँ पे हाइड्रोक्सी फॉर्म कर दिया उसने, एक H इसके साथ आ गया, एक H इसके साथ आ गया। तो फाइनली यहाँ पे क्या बना है आपका? रेसोर्सिनोल बना है। यहाँ पे क्या किया है? बेंजीन ली, उसको हमने किसके साथ ट्रीट करवाया? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। मीन्स हम क्या कर रहे हैं? सल्फोनेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड आ गया। इसकी हमने फिर से इसे किसके साथ ट्रीट करवाया? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे डाइसल्फ्यूरिक आ गया। फिर हमने उसे किसके साथ ट्रीट करवाया? बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आपका रिएक्टेंट था वो कैसे मिला? हमें इस प्रोसेस से मिला था। ठीक है, और यहीं से हमने इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में हमने इसे फर्दर यहाँ से यहाँ तक कैरी ऑन किया। तो ये अगर आपको कोई पूछने लगे कि ये वाला जो रिएक्टेंट है आपका कैसे मिला, तो वो स्टार्टिंग कहाँ से है? यहाँ से। ठीक है, आप ये वाला स्टेप कैरी कर सकते हो, ये यहाँ तक ऐसे। ठीक है, ऐसे भी स्टार्ट करते हैं आप इस रिएक्शन को। बेंजीन, उसकी फ्यूमिंग की तो सिंगल सल्फोनिक एसिड मिला, फिर से फ्यूमिंग की सल्फ्यूरिक ग्रुप की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो मेटा डाइसल्फोनिक एसिड मिला। फिर उसको बेस के साथ ट्रीट करवाया तो क्या मिला हमें? दिस वन। फिर उसके बाद हाइड्रेशन की और रेसोर्सिनोल मिल गया।
ठीक है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिला है, रिसोर्सिनॉल। इज इट क्लियर? बी फॉर्म सेकेंड ईयर? यस मैम। क्लियर है बेटा सभी को? क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है बेटा, तो इसके यूजेस लिखे थे आपने, क्या क्या यूज़ होते हैं रिसोर्सिनल के। एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज़ होता है, सभी को पता है एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, जो कि लिविंग थिंग्स पे चीज़ें यूज़ होते हैं। ये वो केमिकल्स होते हैं जैसे कि आपकी स्किन है, वो लिविंग थिंग है, उस पर अप्लाई होते हैं। और डिसइंफेक्टेंट जो कि क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे ऑब्जेक्ट्स, आपका टाइल्स हो गया, फ्लोर्स हो गया, आपके ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, ये उन पे अप्लाई होते हो। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं हम इन दोनों को, क्योंकि हमें बैक्टीरिया को किल करना होता है और फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करना होता है, इस वजह से हम इन दोनों को यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स। और स्किन में जो स्किन की बीमारियां होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्ने, फिंसिया हो जाती हैं, एक्जिमा। एक्जिमा क्या होती है, स्किन जो होती है ना, रफनेस स्किन हो जाती है। और कॉन्स, आपने देखा होगा कई बार स्किन क्या होती है, कहीं कहीं से टफ हो जाती है, तो उस टफ वाली स्किन को, हार्ड वाली स्किन को कॉन्स कहते हैं। ये बेसिकली पैरों में ज़्यादा होता है कॉन्स। रिसोर्सिनोल सेकेंड यूज़ क्या है इसका, रिसोर्सिनोल वर्क बाय हेल्पिंग टू रिमूव हार्ड, स्केली और रफ एंड स्किन। मतलब रिसोर्सिनोल हम इसलिए यूज़ करते हैं, जो स्किन हमारी हार्ड हो चुकी है, फटी हुई हो चुकी है, रफ बिल्कुल स्मूथ नहीं होती है, मॉइस्चर ख़त्म हो चुका होता है, उसको हम क्या करते हैं, ठीक करने के लिए, ठीक है, उसे ट्रीट करने के लिए स्किन को हम रिसोर्सिनोल को यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर सेकेंड ईयर? एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। ओके बेटा, तो नेक्स्ट हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अब पढ़ेंगे हम क्रीसोल। ठीक है, आपके सिलेबस में फिनोल थी, फिर रिसोर्सिनोल, फिर क्रीसोल। अब हम क्रीसोल पढ़ेंगे। क्रीसोल को हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में क्या ली है, सिंपल बेंजीन लिया है। ठीक, बेंजीन को हमने किसके साथ ट्रीट करवाया है, उसकी हमने की है फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। लेकिन ये किस किस की प्रेजेंस में होती है, इसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, HCl लेते हैं और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लेते हैं। इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो फिक्स होता है, इनकी अमाउंट की कितने अमाउंट में लेनी है, कितनी रेशो में हमें ये तीनों चीज़ें लेनी है। तो इसका एक क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है जिससे हम यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, बेंजीन की फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाई, हमें यहाँ पे बेंजल्डिहाइड मिला। ठीक है, उसकी हमने नाइट्रेशन करवाई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाइट्रेशन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है, नाइट्रिक एसिड विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो उससे क्या होता है, नाइट्रेशन करने से नाइट्रो ग्रुप आ जाता है रिंग के ऊपर। तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड के ऊपर देखो नाइट्रो ग्रुप आ गया मेटा पोजीशन पे। फिर से हमने क्या किया है, इसकी नेमिंग रिएक्शन की है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, डबल वॉल्फ किश्नर। अब इसमें भी एक कॉम्बिनेशन है N2H4। N2H4 को हम डाईएजीन बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो क्या है, नाइट्रोजन है और उसके साथ हाइड्रोजन जो है उसकी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डाईएजीन। प्लस दिस इज द, ये क्या है, सेकेंड ईयर बताओ मुझे, KOH को क्या बोलते हैं सेकेंड ईयर? क्या बोलते हैं इसे, इतनी देर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं बेटा। ठीक है, वेरी गुड। और हमने उसे क्या किया है, हीट किया है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या हुआ कि जो नाइट्रो ग्रुप था, नाइट्रो ग्रुप इस इनकी प्रेजेंस से क्या हुआ है, रिडक्शन हो गया, नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन हो गई और किस में कन्वर्ट हो गया, वो NH2 अमाइन में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं कि अगर हमें रिडक्शन करनी है नाइट्रो ग्रुप की, तो हमारा जो है कैटलिस्ट क्या होना चाहिए, हमारा कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो हम इसे नेमिंग रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी क्या बोलते हैं, डबल वॉल्फ किश्नर बोलते हैं। उसने नाइट्रो ग्रुप को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया
किस ग्रुप में, NH2 अमाइनो ग्रुप में। फिर हम फिर से इसकी नेमिंग रिएक्शन कर रहे हैं, सैंडमेयर रिएक्शन, वो किसकी प्रेजेंस में होती है, सोडियम नाइट्राइड एंड HCl। और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, H3O पॉजिटिव प्लस उसके साथ हम और क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो इस कलेक्टिवली कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं यहाँ पे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, वॉल्फ किश्नर और सैंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है, फाइनली हमारे ये जो था, क्या था ये बताओ बेटा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपका नाइट्रो था, मेटा पे नाइट्रो ग्रुप था, बेंजल्डिहाइड था। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप था वो रिड्यूस होके किस में आ गया, टॉलीन में। तो मेटा नाइट यहाँ पे अमाइनो ग्रुप लगा, मेटा अमाइनो टॉलीन जो है आपका वो किस में कन्वर्ट हो गया, टॉलीन तो वैसे ही का वैसे ही रहा। ठीक है, सिर्फ क्या हुआ, जो अमाइनो ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। लेकिन ये किसकी वजह से हुआ, सैंडमेयर्स रिएक्शन की वजह से। तो फाइनली जब एक रिंग के ऊपर यानी कि जो मिथाइल ग्रुप होता है और उसके साथ एक OH ग्रुप हो तो हम उसे क्रीसोल बोलते हैं। ठीक है, क्रीसोल आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, मिथाइल को हटा दो तो ये फिनोल है, और अगर एक मिथाइल ग्रुप और आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रीसोल। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेटा पोजीशन पे क्या है, मिथाइल फिनोल, 3 मिथाइल फिनोल भी बोल सकते हैं इसे, और कॉमन नेम के अकॉर्डिंग हम इसे क्रिसोल भी कह सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे था 3 अमाइनो, इसे हम क्या बोल रहे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 अमाइनो, और कलेक्टिवली ये क्या होता है, टॉलीन होता है। मिथाइल बेंजीन को हम टॉलीन भी कह सकते हैं। वैसे ही ये है, इसका जो कॉमन नेम है उसे हम क्रिसोल कहते हैं। ठीक है, बी फॉर्म सेकेंड ईयर क्लियर है सभी को, क्रीसोल। आवाज नहीं आ रही मुझे। यस मैम। बाकी सभी, सुहेब, सुमन, अंकुर, विशाल पवार, यस मैम क्लियर है। यस मैम। कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई डाउट है बेटा? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो नेक्स्ट हम इसके यूजेस करते हैं। इसका फर्स्ट यूज़ है एंटीबैक्टीरियल। क्रीसोल जो है एज अ एंटीबैक्टीरियल यूज़ होता है, इंसेक्टिसाइडल जो कीटनाशक जिसे कहते हैं, फोटोग्राफिक डेवलपर जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो इसे फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं क्रीसोल को, और एक्सप्लोसिव्स, यू नो एक्सप्लोसिव्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं नेफ्थॉल। नेफ्थॉल सभी के पास नोट्स हैं नेफ्थॉल के, सेकेंड। ठीक है, तो बेटा हम नेफ्थॉल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है C10H7OH। कैसे देखते हैं हम नेफ्थॉल को, देखो यहाँ पे कार्बन क्या है, 1 सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 कार्बन हो गए, ऐसे काउंट करते हैं। और H7 है, 7 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 7 हाइड्रोजन, और एंड में क्या है OH। तो ये OH ग्रुप है, ये आपका यहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, तो इसका जो है फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C10H7OH। नेफ्थॉल को हम कैसे पढ़ते हैं, दिस इज़ द फ्यूज़न, कि दो रिंग आपस में इकट्ठी अटैच्ड हों तो उस चीज़ को हम बोलते हैं फ्यूज़न ऑफ नेफ्थलीन। ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, नेफ्थलीन इस मॉइटी को, फ्यूज़न ऑफ नेफ्थलीन सल्फोनिक। सल्फोनिक क्या है, ये वाला सल्फोनिक एसिड। इसे हम किसके साथ ट्रीट करवा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इस रिंग को, इस मॉइटी को हम क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन। फर्स्ट पोजीशन पे आपका कौन सा एसिड प्रेजेंट है, सल्फोनिक एसिड। उसे हम किसके साथ ट्रीट करवा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और हमें इसकी जगह पे इस बेस के साथ ट्रीट करवाने से क्या मिलता है, OH। मीन्स इसकी जगह ये रिमूव हो जाता है और OH यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली ये प्रोडक्ट क्या बना है, 1 नेप्थोल। 1 नेप्थोल।
फिर से हमने क्या किया, यहाँ पे आपका सल्फोनिक एसिड जो था फर्स्ट पोजीशन पे था और यहाँ पे वो सेकंड पोजीशन पे अटैच्ड है, लेकिन बात तो वही है, नैफ्थलीन टू सल्फोनिक एसिड फिर से बेस के साथ ट्रीट करवाया और यहाँ पे जो OH था वो फर्स्ट पोजीशन पे मिल रहा था, लेकिन अब हमें OH सेकंड पोजीशन पे मिलेगा। देखो तो इसे हम क्या कहते हैं, 2-नेफ्थॉल। इजी है? सेकेंड ईयर? यस मैम। फिर से हम क्या कर रहे हैं, 1-नेफ्थाइल अमीन ले रहे हैं। 1-नेफ्थाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे आपका अमाइन है, इसलिए 1-नेफ्थाइल क्या है आपकी, नेफ्थलीन रिंग है। YL क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके साथ अमाइन ग्रुप सब्स्टिट्यूशन में है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे YL लिखते हैं। 1-नेफ्थाइल अमाइन, ये अमाइन ग्रुप है। इसे हम ट्रीट करवा रहे हैं किसके साथ, H2/H पॉजिटिव। इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कह देते हैं, कि हाइड्रेशन कर रहे हैं हम इसकी। तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे भी फाइनली हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, 1-नेफ्थॉल। आप इनमें से कोई भी रिएक्शन कर सकते हो जो आपको तीनों में से इजी लगे। अगर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको अपना आंसर जो है उसकी लेंथ बढ़ानी है तो आप तीनों में लिख सकते हो, तीनों ही बहुत इजी है। क्लियर है? सेकेंड ईयर? यस मैम। यस मैम। ओके, अगर इसका टेस्ट आ जाता है तो इसका टेस्ट है टेस्ट विद फेरिक ट्राइक्लोराइड। ठीक है, फेरिक क्लोराइड के साथ हम टेस्ट करते हैं। 1-नेफ्थॉल लिया हमने, 1-नेफ्थॉल मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, लेकिन हम बात इसकी कर रहे हैं। 1-नेफ्थॉल को ट्रीट करा फेरिक ट्राइक्लोराइड के साथ, वॉयलेट कलर मिलता है हमें। और फिर से हम ये 2-नेफ्थॉल लेते हैं, इसके साथ हमने फेरिक ट्राइक्लोराइड के साथ ट्रीट करवाया, हमें ग्रीन कलर मिला। मीन्स 1-नेफ्थॉल हमें वॉयलेट कलर देगा और 2-नेफ्थॉल हमें ग्रीन कलर देगा, किसके साथ, फेरिक ट्राइक्लोराइड के साथ। इज इट क्लियर? क्लियर मैम। इजी है? यस मैम। चलो नेक्स्ट इसके हम यूजेस कर लेते हैं बेटा। इसके यूजेस हैं, ये डाइज में जो कलर करते हैं ना कपड़ों पे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डाइज। पिगमेंट्स, ये कलर पिगमेंट्स होते हैं। फैट्स में, ऑयल्स में, इंसेक्टिसाइड्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, परफ्यूम्स में एज एंटीसेप्टिक यूज़ होते हैं। और फंजीसाइड, फंजीसाइड्स मतलब जो किल करते हैं, और जो फंजास्टेटिक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि वो सिर्फ क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। लेकिन जो साइड्स होते हैं, लिखा है पे CIDS, ये क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ को ही किल कर देते हैं। जो फंजाई होती है उनको किल कर देते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फंजीसाइड्स। फिर उसके बाद क्या लिखा है, एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। अगर किसी प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन हो गई तो उसमें क्या हो जाता है, रेंसिडिटी आ जाती है, और रेंसिड करेक्टर के होने की वजह से उसमें से स्मेल आती है। ठीक है। 4 रबर, रबड़ के लिए एज ए एंटीऑक्सीडेंट किस लिए यूज़ होता है, रबड़ में से। कई बार देखा ना अपने टायर्स में से कितनी स्मेल आती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर लेते हैं इसे, नेफ्थॉल को। नेक्स्ट है आपका प्रेपरेशन ऑफ ऑरेंज रेड डाई। हम नेफ्थॉल को और किस में यूज़ करते हैं, ऑरेंज रेड डाई को बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये उसकी रिएक्शंस दी हुई है, ठीक है, दिस वन फिर दिस वन, और फाइनली इन 2 स्टेप को फॉलो करके आपकी ऑरेंज रेड डाई बन जाती है। ये आप करना चाहो तो कर लो, नहीं तो एक ये भी इसका यूज़ है। यहाँ पे लिखा ना अपने डाइज में यूज़ होता है, तो आप लिख लेना ऑरेंज रेड डाई में यूज़ होता है ये। ठीक है, एनिलीन लिया, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइड के साथ ट्रीट करवाया, प्लस HCl भी है उसे, इतने टेम्परेचर पे रखा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्रोडक्ट मिला, प्लस सोडियम क्लोराइड सॉल्ट और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। फिर इसी चीज़ को लिया हमने, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को, उसके साथ हमने क्या लिया, क्या किया हमने यहाँ पे 2 नेफ्थॉल, सेकेंड पोजीशन पे है ना OH ग्रुप, फिर से वही टेम्परेचर दिया हमने, और फिर हमें क्या मिला है 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई, साथ में HCl एज अ बाय प्रोडक्ट रिमूव हो गया। और इसका कॉमन नेम क्या है 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई का, ऑरेंज रेड डाई, जिसे हम ऑरेंज कलर की रेड डाई भी कहते हैं। क्लियर है बी फॉर्म सेकेंड ईयर? यस मैम। एनी क्वेरी, एनी क्वेरी बेटा?